स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसका सिलेबस हमने पूरा कर लिया और कुछ MCQs भी पढ़ ही लिए थे लगभग। ठीक, ये दूसरी बुक के MCQs की सीरीज़ पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसमें कुछ ईजी और इम्पोर्टेंट MCQs हैं, उनको मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, MCQs कैसे आते हैं, क्या ठीक किस टाइप से आ सकते हैं। ठीक है, सिलेबस हमने कवर कर लिया था, अब उससे रिलेटेड MCQs पढ़ रहे हैं। तो हमने कल कुछ MCQs पढ़ लिए थे और उसके आगे से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार स्कीम हैज़ द लोएस्ट कॉस्ट। इनमें से कौन सी बस बार स्कीम ऐसी है जिसमें सबसे कम कॉस्ट होगी? रिंग बस बार स्कीम, सिंगल बस बार स्कीम, ब्रेकर एंड ए हाफ स्कीम, मेन एंड ट्रांसफ़र स्कीम। तो सिंगल बस बार स्कीम क्या होगी? हमारी सबसे कम कॉस्ट लगेगी। जाहिर सी बात है, सिंगल बस बार स्कीम है तो सिंगल में सबसे कम ही कॉस्ट लगेगी। ठीक, तो राइट आंसर इज बी। ठीक, सिंगल बस बार स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओइंग टू स्किन इफेक्ट। ठीक, करंट फ्लोज थ्रू। ठीक है, किसी हमारे कंडक्टर में स्किन इफेक्ट हो रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, कब होता है वो, हम क्या कहेंगे स्किन इफेक्ट क्या है? तो करंट फ्लोज थ्रू द हाफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले स्किन इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। हमने पढ़ा था स्किन इफेक्ट क्या होता है, जब डीसी में हमारा क्या होता है, डीसी में क्या होता है, जो हमारी करंट होती है, मान लो कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये। ठीक है, पूरा, तो उस जब डीसी मान लो डीसी करंट फ्लो हो रही है जब इस कंडक्टर में, तो डीसी तो करंट क्या होगी, इसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होगी। ठीक है, पूरे एरिया को हमारा यूटिलाइज होगा उस समय, इस कंडक्टर का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया यूटिलाइज होगा, पूरे एरिया से हमारी करंट एक समान फ्लो होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको AC करंट से जोड़ते हैं, इसमें अगर AC करंट फ्लो हो रही है, तो AC करंट क्या होती है, इसके पूरे हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो ना होकर जो आउटर सरफेस होती है वहाँ से फ्लो होती है। ठीक है, बस हमें एक तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, चार्ज जो है एक तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, आउटर लेयर पर, आउटर सरफेस पर से फ्लो होती हैं हमारे। ठीक है, अंदर क्या चार्ज नहीं रहते, ऊपर की तरफ से फ्लो होती हैं। ठीक, इसको कहते हैं हम स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, तो केवल ऊपर के सरफेस से फ्लो होती है करंट, अंदर नहीं होती। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, करंट फ्लोज थ्रू द हाफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर द सरफेस कैरी मोर करंट एंड कोर ऑफ द कंडक्टर कैरी लेस करंट, पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर द सरफेस लेस करंट एंड कोर ऑफ द कंडक्टर कैरी मोर करंट, एनी ऑफ अबव या नन ऑफ अबव। तो क्या होता है भाई, स्किन इफेक्ट में क्या होता है, हाफ क्रॉस सेक्शन एरिया से नहीं, केवल आउटर सरफेस से फ्लो होती है ज़्यादा, और जो अंदर की जो कोर होती है उससे ना के बराबर या बहुत कम करंट फ्लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर द सरफेस कैरी मोर करंट। ठीक है, तो क्या है, सरफेस कंडक्टर का जो सरफेस होता है ऊपर आउटर, वहाँ पे क्या ज़्यादा करंट फ्लो होती है, एंड कोर ऑफ द कंडक्टर कैरी लेस करंट। ठीक, तो अंदर कोर में क्या होती है, लेस करंट या ना के बराबर करंट फ्लो होती है। ठीक, तो राइट आंसर है हमारा बी। ठीक है, क्या होता है, सरफेस से सारी करंट जो है आउटर सरफेस से फ्लो होती है, अंदर क्या है बहुत कम या ना के बराबर करंट फ्लो होती है। ठीक, तो नेक्स्ट आंसर इज बी। ठीक है, ऐसा नहीं करना, हमें एक ही सारे ऑप्शन हमें पहले पढ़ने हैं, उसके बाद लगाना आंसर। ठीक है, ठीक, पता चला कोई वो दो ऑप्शन ऐसे रख दे, पता चला ऐसे इसमें ये कर देता कि पोर्शन कि भाई आउटर पोर्शन से करंट फ्लो होती है, फिर ये वाला क्या है तीसरे में दे देता, और कोर से जो है बहुत कम करंट फ्लो होती है, फिर कह देता बोथ A, B एंड C, तो दोनों सही होते। तो इसलिए हमें चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे, उसके बाद आंसर लगाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक पढ़ा उसे एकदम तुरंत लगा दिया, पता चला आंसर ये दे रखा होता कि पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर द सरफेस कैरी मोर करंट, तुमने ये देखा एकदम लगा दिया, फिर आगे बढ़ गया और पता चला उसका हाफ देखा ही नहीं, मान लिया C में ये होता है इसका हाफ, कोर ऑफ द कंडक्टर कैरी लेस करंट, तो ये दोनों सही होते ना। फिर तो सारे पढ़ते हैं हम, उसके बाद लगाते हैं, पता चला यहाँ D में ये होता कि बोथ B एंड C आर राइट, तो हमें क्या सारे ऑप्शन पढ़ने उसके बाद आंसर लगाना है। ठीक है, ऐसे नहीं अंधाधुंध लगा दिया, ऐसे गलतियों के बहुत चांस रहते हैं। ठीक, एकदम काल्म होके एकदम शांति से हमें देखना है, पढ़ना क्वेश्चन और फिर ऑप्शन पढ़ना सारे, उसके बाद आंसर लगाना। ठीक है, ये बात याद रखना, वरना बहुत नुकसान उठा जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव। इस हमने स्ट्रिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी, ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमने पढ़ी थी। क्या होते हैं, कई सारे डिस्क इंसुलेटर सीरीज में जुड़े रहते हैं इस तरीके से, ठीक ठीक है, ठीक है। तो इनकी क्या करते हैं हम, स्ट्रिंग इसे होता है स्ट्रिंग, तो इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो हमने पढ़ा था इसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं, यूजिंग गार्ड रिंग का यूज़ करके, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेट की ग्रेडिंग करके भी हम इफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। यूजिंग लॉन्ग क्रॉस आर्म का यूज़ करके भी इफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। तो इनमें से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ क्या लिखा है एनी ऑफ अबव, ठीक, या ये भी आ सकता था ऑल ऑफ अबव, ठीक। तो इनमें से कोई सा भी हम यूज़ करके स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो राइट आंसर इज डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एल्यूमिनियम कंडक्टर्स स्टील कोर इज प्रोवाइडेड टू। एल्यूमिनियम कंडक्टर में स्टील कोर प्रोवाइड करी जाती है, क्यों करी जाती है, कंपनसेट फॉर स्किन इफेक्ट, न्यूट्रलाइज प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, रिड्यूस लाइन इंडक्टेंस, या इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ, भाई एल्युमिनियम कंडक्टर केबल अगर यूज़ करोगे तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, ठीक। तो उनको हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्टील कोर यूज़ करते हैं, ठीक है। मिडिल में उसको बोलते हैं, हमारे मिडिल में स्टील कोर होती है, उसके चारों ओर एल्युमिनियम के कंडक्टर होते हैं, इसको बोलते हैं हम ACSR कंडक्टर, ठीक है, या स्ट्रैंडेड कंडक्टर बोलते हैं इन्हें, ठीक। तो किस लिए यूज़ करते हैं एल्युमिनियम कोर, स्टील कोर, इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार इज रेटेड, ठीक है। बस बार जो रेटेड होती है, इनमें से किसके आधार पर रेटेड होती है, करंट ओनली, करंट एंड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, या करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी या शॉर्ट टाइम करंट। तो हमारी जो बस बार की रेटिंग होती है वो हमारी रेटेड होती है करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट टाइम करंट पर, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी, ठीक। चलिए ये एक इंस्ट्रूमेंट, वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, नहीं फिर भी आया तो हम करेंगे, ठीक। ए सर्किट इज डिसकनेक्टेड बाय आइसोलेटर्स व्हेन। आइसोलेटर क्या होते हैं, आइसोलेटर का यूज़ करते हैं हम सर्किट को ओपन करने में और क्लोज़ करने में। इसको हम तभी ओपन और क्लोज़ करते हैं जब हमारे क्या सिस्टम पे कोई लोड नहीं होता, ठीक है। नो लोड की कंडीशन मतलब जब कोई सिस्टम में हमारी करंट फ्लो नहीं हो रही है, जब कोई लोड नहीं है तो जाहिर सी बात है करंट फ्लो नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो जब सिस्टम में कोई करंट फ्लो नहीं होती है या कोई लोड नहीं होता है तो नो लोड पर हम क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक, आइसोलेटर को, ठीक है। तो ये सर्किट इज डिसकनेक्टेड बाय आइसोलेटर, मतलब आइसोलेटर के द्वारा डिसकनेक्ट होता है या कनेक्ट होता है, कब होता है, व्हेन लाइन इज एनर्जाइज्ड, देयर इज़ नो करंट इन लाइन इज़ ऑन फुल लोड, सर्किट ब्रेकर इज़ ऑन ओपन। तो कब यूज़ करते हैं हम, जब लाइन में कोई करंट नहीं फ्लो होती, या फिर ये भी हो सकता था लाइन पर कोई लोड ना हो, लाइन ऑन नो लोड, ठीक है, ये भी आ सकता, फुल लोड की जगह नो लोड भी आ सकता था, वो राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे नो करंट इन लाइन आ गया तो नो करंट का मतलब ही ये होता है कि कोई लोड नहीं है हमारा, ठीक। तो राइट आंसर इज बी, जब कोई करंट फ्लो नहीं होती है सर्किट में या कोई लोड नहीं होता है तो हमारा आइसोलेटर को हम यूज़ करते हैं सर्किट को ओपन या डिसकनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक सर्किट ब्रेकर उसका क्वेश्चन आ गया, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट करंट रेटिंग इज़ नॉट नेसेसरी। इनमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसके लिए करंट रेटिंग ज़रूरी नहीं है, करंट रेटिंग उसकी हमें पता हो, ठीक। सर्किट ब्रेकर भाई उसके लिए हमें पता होना चाहिए, ठीक। आइसोलेटर, लोड ब्रेक स्विच, या सर्किट ब्रेकर एंड लोड ब्रेक स्विच दोनों। तो क्या भाई जिसके ऑपरेशन में करंट से मतलब नहीं है उसी के तो हमें करंट रेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पता होना। भाई जब हम किसी ऐसी हमारी डिवाइस है, ठीक,
जिसको हम तब यूज़ कर रहे हैं जब करंट उसमें फ्लो ही नहीं हो रही है सर्किट में, तो उसका करंट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो उसी चीज़ का तो भाई वही चीज़ तो हमारी करंट रेटिंग पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है, उसी की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आइसोलेटर। ठीक ठीक, इसके लिए क्या है, करंट रेटिंग कोई नेसेसरी नहीं होती है आइसोलेटर के लिए, क्योंकि इसे हम नो लोड पर यूज़ करते हैं, ठीक, जब करंट कोई फ्लो नहीं होती है। तो राइट आंसर इज बी। ठीक, बी। चलिए ये क्वेश्चन मतलब करेंगे तुम्हारे। ठीक, राइट, नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी। कोरोना यूजुअली अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन एयर अराउंड कंडक्टर एक्सीड। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जब हमारे क्या होता है इन एयर, कोरोना क्या है, यूजुअली अगर कोरोना जब हमारा उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन एयर अराउंड द कंडक्टर एक्सीड। जब एयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है, हमारा वोल्टेज जो है, ठीक, इससे ज़्यादा हो जाता है, इनमें से कौन से वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, तब हमारा क्या कोरोना उत्पन्न होता है। 6.6 kV RMS वैल्यू पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये वोल्टेज होता है पर मीटर या सेंटीमीटर पर, ठीक है, पर यूनिट लेंथ के लिए ये वोल्टेज होता है। ये क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। 11 kV RMS वैल्यू पर सेंटीमीटर, 22 kV ये RMS में लिया, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू पर सेंटीमीटर, या 30 kV मैक्सिमम वैल्यू पर सेंटीमीटर। तो 30 kV वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू पर सेंटीमीटर जब से अधिक होता है ना, जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, तब हमारा क्या होता है, कोरोना उत्पन्न होता है, ठीक। तो राइट आंसर इज 30 kV पर सेंटीमीटर, और ये होगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, RMS वैल्यू नहीं होगी। तो राइट आंसर इज डी। ठीक, जब इससे अधिक होगी वोल्टेज पर यूनिट लेंथ या वोल्टेज पर सेंटीमीटर, इससे अधिक होगा, तब हमारा क्या होगा, कोरोना उत्पन्न होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स इज मेड। क्या स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज़ करते हैं वेयर द कंडक्टर्स आर। देखो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, ये देखो स्ट्रिंग होती है, अगर हम स्ट्रिंग को वर्टिकली यूज़ करते हैं तो ये कहलाता है हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अगर स्ट्रिंग को इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक, इस तरीके से अगर यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टली यूज़ करेंगे अगर हम स्ट्रिंग को, तो ये कौन सा इंसुलेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, तो ये कब यूज़ करते हैं, जब हमारा कोई डेड एंड आ जाता है, कहीं लाइन ख़त्म हुई, डेड एंड है, तो उस पर स्ट्रेस ना पड़े, ठीक है, तो उसको स्ट्रेस को कंपनसेट करने के लिए हम स्ट्रेन इंसुलेटर यूज़ करते हैं। और अगर कोई शार्प कॉर्नर या शार्प मोड़ आ जाता है, तब हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, स्ट्रेन इंसुलेटर को। ठीक है, तो कहाँ यूज़ होता है, जब कंडक्टर आर डेड एंडेड, जब डेड एंड होता है, द इंटरमीडिएट एंकर टॉवर या एनी ऑफ अबव। तो हम दोनों स्थिति में हम यूज़ करते हैं, डेड एंड में भी और इंटरमीडिएट एंकर टॉवर्स पर भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, एनी ऑफ अबव। ठीक है, ठीक, राइट आंसर इज सी। ठीक, दोनों स्थिति में यूज़ करेंगे। ठीक है, या यहाँ भी आ सकता था कि शार्प कॉर्नर होगा या शार्प मोड़ होगा, तब भी हम यूज़ करते हैं। ठीक, स्ट्रेन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट ड्रॉ बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना लॉसेस इज। जब कोरोना लॉस होती हैं, किसी कंडक्टर में कोरोना लॉस होने लगी, बैगनी कलर उत्पन्न होने लगा, हिसिंग नॉइस उत्पन्न होने लगी, ओजोन गैस प्रोड्यूस होने लगी, ठीक है, तो जो करंट फ्लो होने होती है ना उस स्थिति में कंडक्टर में, लाइन में, वह कैसी होती है, नॉन साइनोसॉइडल करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, जिससे कोरोना लॉसेस उत्पन्न होती है। ठीक है, ठीक है, कोरोना लॉस के कारण हमारी नॉन साइनोसॉइडल करंट वहाँ पे फ्लो होने लगती है। तो राइट आंसर इज नॉन साइनोसॉइडल करंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पिन टाइप इंसुलेटर्स आर जनरली नॉट यूज फॉर वोल्टेज। पिन टाइप इंसुलेटर पढ़ा था हमने, तो पिन टाइप इंसुलेटर हम 33 kV तक के वोल्टेज के लिए ही यूज़ करते हैं, इससे अधिक पर यूज़ नहीं करते हैं। इससे अधिक पर हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि 33 kV से अधिक पर अगर पिन इंसुलेटर यूज़ करोगे तो एक तो उसका साइज़ बहुत बढ़ जाएगा, बल्कि हो जाएगा वो, और उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, अनइकोनॉमिकली हो जाएगा। तो पिन टाइप इंसुलेटर क्या होता है? नॉट यूज्ड फॉर द वोल्टेज बियॉन्ड 33 kV से अधिक वोल्टेज के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते, पिन टाइप इंसुलेटर को। बस में आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम हैज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ। तो ये तो रटने वाली चीज़ है भाई कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, तो एल्युमिनियम की 2.7 होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर डिस्टेंस 200 किलोमीटर द ट्रांसमिशन वोल्टेज शुड बी। तो ये कौन सी लाइन हो गई? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है ना। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना है? पावर को ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होगा? तो भाई देखो 150 से 100 किलोमीटर से अधिक की जो लाइन होती है उसको हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। 150 से अधिक किलोमीटर की जो लाइन होती है उसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज का मान होता है वह हमारा 100 kV से अधिक रहता है। ठीक, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे? 132 kV का होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, 200 किलोमीटर है तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये लॉन्ग ट्रांसमिशन की लाइन के लिए हमारा वोल्टेज क्या रहता है? हमेशा 100 kV से अधिक रहता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 132 kV। ठीक, 200 किलोमीटर की पर हमें पावर ट्रांसमिट करना है तो कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी? कितना होना चाहिए हमारा लाइन वोल्टेज, ट्रांसमिशन वोल्टेज? 132 kV होना चाहिए। ठीक, तो राइट आंसर इज ए। ठीक, 132 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मटेरियल का क्वेश्चन है, EEM का। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमने जो पढ़ा है यहाँ पे एल्युमिनियम, कॉपर वॉपर, स्टील इन सब के बारे में पढ़ा, हार्ड ड्रॉन कॉपर। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ठीक, तो देखो ये इसीलिए हमारा देखो सिलेबस इस तरीके से डिसाइड होता है ना। हमने जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था EEM, इन सब चीज़ों के बारे में, मटेरियल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से यूज़ होते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके बारे में हमने सब पढ़ लिया था। अब देखो उन मटेरियल का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रिकल मशीन में हमने देखा था यूटिलाइजेशन। ठीक, मैग्नेटिक मटेरियल का देखा था इलेक्ट्रिकल मशीन में, और यहाँ पे हम यूटिलाइजेशन देख रहे हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील वगैरह का। तो यूटिलाइजेशन में जो हमारे इलेक्ट्रिकल में जो मटेरियल यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए थे उन सब के बारे में। अब वहाँ पे क्या है? यूटिलाइजेशन। अब हम उसका यूटिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, उनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक, तो उसके बारे में हमने इसीलिए हमें पहले ही पढ़ा दिया जाता है। हमें क्या है, BEE में हमें पहले ही पढ़ा दी जाती है भाई थ्योरम्स वगैरह और KVL KCL। अब हम आगे क्या है उसको यूटिलाइज़ करते हैं। मशीन में हमने यूटिलाइज़ करे थे सारे जो लॉ हमने जितने भी हमने थ्योरीज पढ़ी थी BEE में, वो हमने भाई इलेक्ट्रिकल मशीन में, हमारे क्या है ट्रांसफार्मर में, DC मोटर और जनरेटर में, इन सब चीज़ों में हमने क्या उनको यूटिलाइज़ करा था। जितने हमने लॉ पढ़े थे, राइट हैंड थंब रूल और हमारा फ्लेमिंग्स लॉ। ठीक है, राइट हैंड लॉ एंड लेफ्ट हैंड लॉ, ये सारी चीज़ें हमने क्या फर्स्ट ईयर में पढ़ ली थी। तो इसीलिए पढ़ाते हैं पहले, ताकि हमारा बेसिक बन जाए अच्छी तरीके से, हमारा फाउंडेशन अच्छा हो जाए, फिर बिल्डिंग हम वहाँ पर ऊपर खड़ी करते रहेंगे। ठीक, और मैथमेटिक्स का भी बहुत यूज़ है, इसलिए मैथमेटिक्स भी पहले ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल हम पढ़ चुके हैं ना, तो मटेरियल का देखो यहाँ पे हमें यूटिलाइजेशन बताया गया है। यहाँ बता रहा है, फॉर एल्युमिनियम एज कम्पेयर टू कॉपर हैज़ द फॉलोइंग फैक्टर हैव हायर वैल्यूज़ एक्सेप्ट। कह रहा है जो एल्युमिनियम है कॉपर की तुलना में, उसमें ये सारी वैल्यू ज़्यादा होती हैं, सिवाय किसके? किसी एक के इनमें से। तो किसके सिवा? कॉपर की क्या चीज़ ज़्यादा होती है इनमें से उसकी तुलना में? स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका ज़्यादा होता है? एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हमारी कॉपर की ज़्यादा होती है। कॉपर क्या है? एल्युमिनियम की तुलना में अच्छा कंडक्टर है। ठीक, हमने पढ़ा था ये। ठीक है, तो क्या है, और देखो सारे ऑप्शन पढ़ने हैं हमें। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये भी हमारा क्या है, इसका ज़्यादा है एल्युमिनियम का। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फॉर सेम क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फॉर सेम क्रॉस सेक्शन
ये हमारा जब कंडक्टिविटी कॉपर की ज़्यादा है तो भाई जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो हमारा क्या है, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ फॉर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। तो केवल हमारा कॉपर की क्या चीज़ ज़्यादा है, केवल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट फॉर रेगुलेटिंग द वोल्टेज इन डिस्ट्रीब्यूशन फीडर विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल। क्या कह रहा है, इन इक्विपमेंट में से क्या वोल्टेज को रेगुलेशन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फीडर में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल क्या चीज़ है, ठीक है, कौन सा इक्विपमेंट है, स्टैटिक कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर या बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो क्या है, वोल्टेज के रेगुलेशन के लिए हमारा सबसे स्टैटिक कंडेंसर क्या पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है, सिंक्रोनस कंडेंसर भी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए होता है, ठीक है, टैप चेंजर भी हमारा, टैप चेंजर तो अलग है, इसका काम होता है ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं ये, ठीक है, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर वहाँ पे टैप चेंज करने के लिए यूज़ होता है ये। और बूस्टर ट्रांसफार्मर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वोल्टेज के रेगुलेशन के लिए, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए हम बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज डी, ठीक। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।